अप्रैल 23, 2024। नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या एबी न्यूज़ के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ अवनी डायस अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट करती है ये बताते हुए कि उनको अचानक से भारत छोड़ना पड़ा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने इस इश्यू पे वीज़ा एक्सटेंशन खारिज कर दिया था कि उनकी रिपोर्टिंग हैज़ क्रॉस्ड द लाइन। मगर क्या ये सच है? अगर ऑस्ट्रेलिया टुडे की माने तो इस पोस्ट में सच्चाई का एक बूंद भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने इस पोस्ट का फैक्ट चेक करके इस कंट्रोवर्सी में एक तरह से जान फूंक दिया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 में अवनी को एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गया था और दिसंबर 2023 में उनकी शादी का डेट तय हो गया था, जिसके कारण उनको ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा और न कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। अब बात अगर यहीं पे शुरू होकर ख़त्म हो जाती तो और बात थी, मगर अवनी डायस का कच्चा चिट्ठा खोलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक एंटी इंडिया जर्नलिस्ट होने के नाते उन्होंने काफ़ी रायता फैलाया है। चलिए आगे वीडियो में इस कंट्रोवर्सी पे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, मगर इससे पहले जो भी नए दर्शक इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अवनी डायस इस एक पोस्ट पे आके नहीं रुक जाती है। इसी पोस्ट को एक्सटेंड करते हुए वो कहती है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद किसी तरह से 2 महीने के लिए वीज़ा एक्सटेंड हुआ, मगर वो भी ठीक फ्लाइट पकड़ने के 24 घंटे पहले। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि भारत सरकार की योजना 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को कवर करने के लिए उनकी एक्रेडिटेशन या मान्यता को अनुमति नहीं देने की थी और फर्स्ट फेज इलेक्शंस के एक दिन पहले उन्हें लौटना पड़ गया। ठीक उसी दिन एबीसी न्यूज़ एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल छापती है ये क्लेम करते हुए कि अवनी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक फ़ोन आया था उनके वीज़ा एक्सटेंशन के इनकार के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, और इस वीज़ा एक्सटेंशन डिनायल का कारण दिखाया गया अवनी का वो यूट्यूब प्रोपेगेंडा वीडियो जहां ये जताया जाता है कि कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में भारत का हाथ था। ये तो थी कंट्रोवर्सी, मगर कहानी यहाँ से शुरू नहीं होता है, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अवनी डायस 29 मिनट लंबा एक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज करती है जिसका टाइटल रखा गया था 6 स्पाइज एंड मर्डर इन्वेस्टिगेटिंग इंडियाज एलिज्ड हिट ऑन फॉरेन सॉइल। ये वीडियो बनाया ही गया था ग्लोबल सिनेरियो में भारत का इमेज खराब करने के लिए। वो ये जताना चाहती थी कि विदेशी धरती पर भारत एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का सूत्रधार है, मगर ये एक विशुद्ध प्रोपेगेंडा वीडियो ही था जिसे बैकअप करने के लिए ठोस प्रमाण भी नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है भारत ने यूट्यूब को इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो को रोकने का निर्देश दिया। नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह कंटेंट वर्तमान में इस देश में उपलब्ध नहीं है। अवनी शायद इस गलतफहमी में थी कि भारत सरकार इस वीडियो से डर जाएगी, ये सोच के कि कहीं उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब ना हो जाए और अवनी का रेड कारपेट बिछा के स्वागत करेगी। वो टॉप की ग्लोबल जर्नलिस्ट बन जाएंगी और कोई भारी भरकम अवार्ड भी मिल जाएगा, और हो भी क्यों ना, 70 सालों से यही तो होता है। मगर मैडम ये बदला हुआ भारत है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप तो हल्के में निकल गई। आपने ये चाइना के साथ किया होता तो अभी तक जेल में होती। बनाइए ना चाइना के जिनजियांग प्रोविंस पे एक वीडियो। नहीं बना पाएंगी। जब ना ही उनका प्रोपेगेंडा वीडियो भारत में चल पाया और ना ही किसी ने उनका रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया तो वो निराशा के दलदल में डूब गई, और इसी दलदल से जी नहीं कोई कमल तो उभर के नहीं आया, मगर एक पॉडकास्ट जरूर निकल के आता है जिसका नाम था लुकिंग फॉर मोदी। तो लीजिए आपकी सेवा में उपस्थित है उसी पॉडकास्ट का एक अंश जहां वो विलाप करते हुए सुनाई देती है। भारत में अपना काम करना बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहा था। मोदी की पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कोई भी पब्लिक इवेंट में जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था।
सरकार मुझे इलेक्शंस कवर करने के लिए रिक्वायर्ड पास भी नहीं दे रही थी और जब मंत्रालय ने ये सब क्लियर किया तो इतना लेट हो चुका था कि हम पहले से ही पैक करके जाने के लिए तैयार थे। और ये सब कुछ एक डिजाइन मैकेनिज्म था। मोदी सरकार ने मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील कराया कि मजबूरन हमने भारत छोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए अपनी विक्टिम कार्ड खेलने लगी और मोदी के शासनकाल में भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के बारे में अफसोस जताने लग गई, जैसा कि हर एक एंटी इंडिया जर्नलिस्ट करता है। अब अपॉर्चुनिटी निकल ही आया था तो वामपंथी खबर धोने वाला कैसे पीछे रहता। वो गिद्ध की तरह इस अवसर को लपकते हुए अवनी डायस के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन कर बैठा और इतना सीरियस मुद्दा उठाया कि इससे बड़ा मुद्दा तो भारत में हो ही नहीं सकता है। और क्या था वो मुद्दा? भारत में विदेशी संवाददाताओं के सामने आने वाली चुनौतियां। कंट्रोवर्सी और प्रोपेगेंडा के साथ अवनी डायस का बॉन्डिंग आज का नहीं है, इसका एक पूरा लिस्ट मौजूद है। मार्च 4, 2023। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन के बरबैंक सर्वर्बन एरिया में लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर वैंडलिज्म का एक घटना सामने आता है। मंदिर के दीवारों पर एंटी हिंदू और एंटी भारत ग्राफिटी बना दिया जाता है। 21 मार्च 2024। इसके ठीक एक साल बाद अवनी डायस और नाओमी सेल्वारत्नम का एक आर्टिकल एबीसी न्यूज़ में छपता है, जहां इस वैंडलिज्म के पीछे मौजूद खालिस्तानी टेररिस्ट को क्लीन चिट देने की कोशिश की जाती है। इस पूरे इंसिडेंट को एक्सपोज करते हुए ऑस्ट्रेलियन हिंदू मीडिया बोल के एक प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट करता है, जहां ये कहा जाता है, एबीसी न्यूज के भूरे सिपाही अवनी डायस और नाओमी सेल्वारत्नम ने आतंकदार खालिस्तान आंदोलन को व्हाइट वॉश करने वाला एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखा है। इस पक्षपाती कॉपी पेस्ट स्टोरी में एक भी हिंदू या भारत सरकार के सोर्स का हवाला नहीं दिया गया है। आरटीआई से पता चलता है कि खालिस्तानी संदिग्ध थे। पुलिस जांच में हिंदू हाथ का एज सच कोई सबूत नहीं मिला है। 2024 के ही जनवरी में अवनी ने रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा को एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट इवेंट के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। डायस ने बड़े ही चालाकी से असली इतिहास को छुपा लिया। उसने ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि राम मंदिर को तोड़कर 1526 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाया था। वहाँ एक मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था और 1992 में हिंदू राइट विंग भीड़ ने इस शहर पर धावा बोला और वे मस्जिद की दीवारों पर चढ़कर अपने हाथों, कुल्हाड़ियों, हथौड़ों से मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यह भारत के इतिहास में एक डार्क पीरियड था और इसके कारण देश भर में दंगे हुए। 2000 या उससे भी अधिक लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर मुसलमान थे। यह वो समय था जब इस बात को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है कि विवादित साइट का मालिक कौन होना चाहिए, क्या मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। और अंततः भारत की सर्वोच्च अदालत ने निर्णय दिया कि भगवान राम को समर्पित एक हिंदू मंदिर बनाया जाना चाहिए, जिनके बारे में मोदी जैसे कुछ हिंदू मानते हैं कि उनका जन्म यहीं हुआ था। अवनी ने ये तो मेंशन किया कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, मगर वो बड़े ही कन्वीनियंटली ये बताना भूल जाती है कि 1990 में उसी अयोध्या में कार सेवकों पर उस समय के उत्तर प्रदेश के सरकार ने गोली चलवा दी थी। पूरा सरयू नदी उस दिन लाल हो गया था। बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को तो सजा मिल गया, मगर कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को क्या कोई भी सजा मिला? इसका जवाब कौन देगा? यह वास्तव में एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है, वो एजेंडा जिसे श्री मोदी और उनकी पार्टी आगे बढ़ा रही है कि यह एक हिंदू सुप्रीम स्टेट है, न कि वह जो सेक्युलर है, जो कि भारत का संविधान कहता है। इस देश में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, लाखों अन्य लोग भी हैं जो अन्य धर्मों का पालन करते हैं, जो उन नीतियों से अलग थलग महसूस करते हैं। यहाँ अयोध्या शहर में मुसलमानों से बात करते हुए उन्होंने हमें बताया कि वे छुपे हुए हैं और वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में क्या होगा जब श्री मोदी और उनके 12,000 सिक्योरिटी फोर्सेस चले जाएंगे।
अवनी यहाँ काफ़ी सफाई से खेल जाती है। उसने बड़े ही चालाकी से सेकुलर फैब्रिक को डरे हुए माइनॉरिटी से जोड़ दिया। यहाँ पहला सवाल तो ये है कि क्या इस वीडियो में उसने बताया कि उसने किससे बातें की, ये डेटा उसको कहाँ से मिला, क्या इसका कोई प्रूफ है? और दूसरी बात यह है कि 4 महीने बीत गए हैं रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा हुए, क्या किसी भी माइनॉरिटी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ? इसके उलट वो जिन माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हैं वो वहाँ के बढ़ते हुए इकोनॉमी का लाभ ही ले रहे होंगे। इसका रिपोर्टिंग कौन करेगा? मार्च 2022। उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए अवनी एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखती है जहां यह बताया जाता है कि योगी जी एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट मॉन्क हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी स्कूलों में रिलीजियस अटायर पहनने का विरोध किया था और प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन एक्ट 2021 को इम्प्लीमेंट किया था, जिसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में फोर्स कन्वर्जन को रोकना। यहाँ हमें एक बात समझना होगा कि जब ऐसे आर्टिकल्स चुनाव से ठीक पहले चुनाव कवरेज करने के नाम पे लिखा जाता है और वो भी किसी राइट विंग पॉलिटिशियन को टारगेट करते हुए, तो उसका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है और वो है डिसरप्शन। अप्रैल 2022। अवनी ने CAA को लेकर इनडायरेक्टली फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की थी और पकड़े जाने पर भाग जाती है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ और सदगुरु को जोड़कर एक ट्वीट से। अवनी ट्वीट करके बताती है कि विल स्मिथ अभी भारत में है और सदगुरु से मिल रहे हैं जिसने एक ऐसे कानून का समर्थन किया है जो मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। इसके रिप्लाई में जब पत्रकार आदित्य राज कौल ने बताया कि वो CAA के बारे में बात कर रही हैं जो इस्लामिक देशों से आए पीड़ित माइनॉरिटीज़ को नागरिकता प्रदान करता है और भारत में मुसलमानों को नागरिक बनने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है, तो अवनी मुस्लिम रेफ्यूजीज़ कीवर्ड को फोकल पॉइंट बना के गोल गोल बातें बनाने लगी। एट लास्ट जब अभिजीत अय्यर मित्रा फैक्ट बताते हुए ट्वीट करते हैं कि इस्लामिक देशों से आए मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को नॉर्मल प्रोसेस से ही नागरिकता लेनी होगी एज पर द लेजिस्लेशन, तो अवनी ने चुपचाप अपना ट्वीट डिलीट किया और पतली गली से निकल ली। अवनी का एंटी इंडिया रवैया और बैकग्राउंड को देखते हुए ये तो तय था कि वो वीज़ा एक्सटेंशन डिनायल और फिर रिन्यूअल एपिसोड को भरपूर एक्सप्लॉइट करेगी अपनी और सिंपैथी जुटाने के लिए, मगर ऑस्ट्रेलिया टुडे ने इस पूरे झूठ को डिबंक कर दिया। हम स्टेप बाय स्टेप ये एनालाइज करेंगे कि अवनी ने कैसे झूठ फैलाया और उसका इंटेंशन कितना खतरनाक था। मई 2023। ऑस्ट्रेलिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार ABC न्यूज़ अपना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम 4 कॉर्नर्स लॉन्च करती है। 1 मई को उसी 4 कॉर्नर्स में एक रिपोर्टर के वैकेंसी के लिए ABC एडवर्टाइजमेंट देती है। अपने साउथ एशिया कोरेस्पॉन्डेंट के जॉब से ऊब चुकी और एक बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में अवनी 4 कॉर्नर्स में अप्लाई कर देती है। इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस से जुड़े हुए 2 रिलायबल लोगों से ऑस्ट्रेलिया टुडे को पता चला कि 4 कॉर्नर्स भारतीय राइट विंग के साथ अवनी के ट्विटर फाइट से इतने इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने अवनी को जॉब ऑफर ही कर दिया। जून 2023। अवनी के ईमेल पे 4 कॉर्नर्स का अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, मगर यहाँ एक छोटा सा अड़चन आ जाता है। ABC के साथ जुड़े हुए इंटरनेशनल न्यूज़ के एडिटर 4 कॉर्नर्स टीम को बताती है कि वो भारत में एक नए करस्पॉन्डेंट का अरेंजमेंट करने के बाद ही अवनी को जॉब से रिलीज कर सकती है। 28 सितंबर 2023। अवनी की जगह पर एक नए डिजिटल और वीडियो जर्नलिस्ट मेघना बाली को ABC के न्यू दिल्ली करस्पॉन्डेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच अवनी अलग अलग पर्सनल कारणों से छुट्टी पर थी, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2023। नई नौकरी हासिल करने के बाद अवनी अपनी शादी के बारे में परिवार से डिस्कस करने के लिए सिडनी आ गई।
उसकी शादी की तारीख दिसंबर 2023 के फर्स्ट वीक में ही निकल आती है और एक ट्रेडिशनल श्रीलंकन वेडिंग सेरेमनी को फॉलो करते हुए शादी हो जाती है। यहाँ तक कि अवनी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करते हुए अपने शादी में आए गेस्ट को एक्नॉलेज भी करती है। जनवरी 2024। मालदीव्स में अपना हनीमून बिताने के बाद अवनी जनवरी के बीचों बीच सीधा अयोध्या पहुंचती है, जब राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। उस दौरान कैसे फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज के साथ उसने रिपोर्टिंग की थी, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। वो अपने प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म में यहाँ तक आगे निकल चुकी थी कि कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स के साथ भी उसने रिश्ता खराब कर लिया था। और जहाँ तक सवाल है उसके ऑस्ट्रेलिया लौट जाने का, तो उसे फोर्स तो बिल्कुल ही नहीं किया गया था, वो अपनी मर्जी से लौट गई थी। अवनी का वीज़ा एक्सटेंशन डिनाइल प्रोपेगेंडा और ये क्लेम करना कि उसे इलेक्शन कवरेज करने नहीं दिया गया था, ये कितना बड़ा झूठ है, इसका फैक्ट चेक हम 4 स्टेप्स में करेंगे। जनवरी 2022 में नई दिल्ली में साउथ एशिया ब्यूरो में शामिल होने के बाद से ही अवनी के पास फॉरेन जर्नलिस्ट को दिया जाने वाला J1 वीज़ा था। उसके प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग और थिएटिस के बावजूद अवनी को 2023 में भारत सरकार ने पहला वीज़ा एक्सटेंशन ग्रांट किया था। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट में मौजूद 2 रिलायबल ऑफिशियल्स ने ऑस्ट्रेलिया टुडे को ये कंफर्म किया है कि अवनी ने 18 अप्रैल 2024 को ही वीज़ा फ़ी पेमेंट कर दिया था और उसी दिन उसका वीज़ा जून 2024 तक एक्सटेंड हो गया था। वीज़ा मिलने के बाद अवनी के सुपरवाइज़र ने उसे लोकसभा इलेक्शंस को कवर करने के लिए भारत में ही रुकने को कहा, मगर फाइनल डिसीजन अवनी पर ही छोड़ दिया और उसने वापस लौटने का फैसला लिया। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो ऑस्ट्रेलिया टुडे को पता चला कि अवनी ने वीज़ा फ़ी जमा करने से 6 दिन पहले ही यानी 12 अप्रैल 2024 को ही सिडनी के लिए फ़्लाइट का टिकट बुक कर लिया था। हमने पहले ही देखा है कि अवनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये दावा किया था कि उसे अचानक से भारत छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने उसका वीज़ा एक्सटेंड करने से मना कर दिया था। ठीक उसी दिन ABC न्यूज़ एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल छापता है ये क्लेम करते हुए कि अवनी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से एक फ़ोन आया था उसके वीज़ा एक्सटेंशन डिनाइल के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कंफर्म किया है कि हम किसी भी वीज़ा एप्लीकेंट को फ़ोन नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मिस डायस ने अपने जर्नलिस्टिक करियर को बढ़ावा देने के लिए पूरे कंट्रोवर्सी की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ये खेल लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट गीता मोहन ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए बताया कि अवनी ने भारत सरकार के खिलाफ जो भी रिटॉरिक किया है वो सब फर्जी है। इस पूरे कंट्रोवर्सी को पूरी तरह से खारिज करते हुए गीता ने बताया कि अवनी को भारत सरकार की तरफ से ये एश्योर किया गया था कि उसका वीज़ा लोकसभा इलेक्शन से कवरेज के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अवनी का पिछला वीज़ा 20 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था। 18 अप्रैल को उसने वीज़ा एक्सटेंशन का फ़ी भरा और 20 अप्रैल को वो वापस लौट जाती है, जिसका फ़्लाइट टिकट वो 12 अप्रैल को ही बुक कर चुकी थी। यानी जिस दिन वो लौटती है उसके पास एक वैलिड वीज़ा था और वीज़ा एक्सटेंशन का अप्रूवल भी मिल चुका था। इलेक्शन कवर करने का परमिशन नहीं मिलने का दावा भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सभी वीज़ा होल्डर जर्नलिस्ट को पोलिंग बूथ के बाहर इलेक्शन एक्टिविटीज़ कवर करने का अनुमति है। अब अगर पोलिंग बूथ्स के अंदर और काउंटिंग स्टेशंस तक एक्सेस चाहिए तो अथॉरिटी लेटर का ज़रूरत पड़ता है, जो वीज़ा एक्सटेंशन प्रोसेस होने के टाइम नहीं मिल सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दूसरे ABC करस्पॉन्डेंट्स हैं जैसे मेघना वाली और सोम पाटीदार को पहले ही उनका अथॉरिटी लेटर्स मिल चुका है। इस कंट्रोवर्सी को ग्लोबल इशू बना के विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अवनी अपना आखिरी दांव चलती है। वो कई सारे मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू देती है और उसके समर्थन में बयान जारी करने के लिए भारत में मौजूद फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स के बीच पैरवी भी करती है। 30 फॉरेन कोरेस्पॉन्डेंट्स एक ओपन लेटर लिखते हैं जहां वही कहानी दोहराई जाती है जो अवनी और ABC न्यूज़ ने सुनाई थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ओपन लेटर लिखने से पहले बयानों की फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि अधिकतर भारतीय जर्नलिस्ट ने इस एक्टिविज्म को क्रिटिसाइज ही किया है, ये बताते हुए कि सिग्नेचर करने से पहले एक सिंपल वेरिफिकेशन पूरे सच्चाई को सामने ला देता। मगर जर्नलिज्म करने के बजाय उन्होंने एलिटिज्म और एक्टिविज्म को ही चुन लिया और यहीं पे एक बड़ा सवाल उभर के आता है। ऑस्ट्रेलिया टुडे और इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट के मदद से अवनी के प्रोपेगेंडा को तो डिबंक कर दिया गया, मगर पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक जर्नलिस्ट के रोल के ऊपर एक सवाल तो नहीं खड़ा हो जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने का वक्त हो गया है, मगर जाने से पहले आपके लिए 2 फैक्ट्स छोड़े जाता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए साउथ एशिया कोरेस्पॉन्डेंट के रूप में शामिल होने से पहले अवनी ट्रिपल जे पर करंट अफेयर्स प्रोग्राम हैक के प्रेजेंटर थी। उनके पास पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री या इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्टिंग का कोई अनुभव नहीं था। भारत में काम कर रहे एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने दी ऑस्ट्रेलिया टुडे को बताया कि अवनी के साथ मेरी जो भी थोड़ी बातचीत हुई उसमें भारत जैसे कॉम्प्लेक्स देश में रिपोर्टिंग करने की गहराई का अभाव था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा ये आपको पता है ना। बिना सब्सक्राइब किए जाओगे ना तो पाप लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।